Welcome students. Today in this video we will talk about a topic which is very important and correlated to each other. Our topic is force, thrust and pressure. आज हम इन तीन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। अक्सर फोर्स और थ्रस्ट को लेकर हमारे दिमाग में कंफ्यूजन रहता है, तो इस वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि ये जो डिफ़िकल्टी है इन दोनों टर्म्स को लेकर वो रिजॉल्व हो जाए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक व्हाट इज फोर्स। ए फोर्स इज ए पुश और पुल दैट कॉजेज एन ऑब्जेक्ट टू मूव फास्टर और स्लोअर, स्टॉप, चेंज डायरेक्शन और चेंज शेप और साइज। सिंपली अगर हम कहें तो फोर्स क्या है? पुश या पुल, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को पुश करने पर या पुल करने पर ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ सकती है, घट सकती है, रुक सकता है ऑब्जेक्ट, उसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है, उसका शेप और साइज चेंज हो सकता है। तो ये पुश और पुल ही जो कि इन इफेक्ट्स को शो कर रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं? फोर्स। विदाउट फोर्स नथिंग वुड एवर मूव। फोर्स के बिना कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकती। अगर आपको फोर्स के बारे में बहुत डिटेल में जानना है तो मैंने एक वीडियो बना रखा है, इट इज अवेलेबल एट माय चैनल, फोर्स एंड इट्स टाइप्स। आप उस वीडियो को देखकर और डिटेल में जान सकते हैं। इस वीडियो में बहुत कुछ ना बताते हुए मैंने थोड़ी जानकारी दिया है इसके बारे में। देखिए, फोर्स इज सिंपली ए पुश और पुल। ऑल फोर्सेज हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जो फोर्सेज होते हैं, कोई भी फोर्स हो, वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी बताया गया है आपको, जो जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी जो शो करे उसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो केवल मैग्नीट्यूड को शो करें, रिप्रेजेंट करें, डायरेक्शन का रोल उसमें न हो, जैसे मास। तो फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर फोर्स दो लोग एक ही ऑब्जेक्ट पर लगा रहे हैं और एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स क्या होता है? ऐड ऑन हो जाता है, ऐड हो जाता है। देखिए, ये भी फोर्स इसी डायरेक्शन में, ये भी फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रहा, और ये फोर्स ऐड हो जाता है अगर एक ही डायरेक्शन में है। तो फोर्सेज अगर डिफरेंट डायरेक्शंस में काम कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को आप पुश कर रहे हो आगे की तरफ और दूसरी तरफ से आपका फ्रेंड भी उसे अपोजिट डायरेक्शन में पुश कर रहा है, तो दोनों फोर्सेज की डायरेक्शन अपोजिट है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। जो रिजल्ट आएगा उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करेगा। आपने खेला भी होगा गेम, जैसे एक डायरेक्शन में फोर्स लगाने का तो बहुत से एग्जांपल आप देखते ही होंगे अपने घर में। कोई चौकी है या कोई टेबल है, कुछ भी भारी चीज़, आलमीरा है, जिसको आपको पुश करके एक जगह से दूसरे जगह ले जाना होता है, तो आप, आपके भाई बहन सभी लोग फोर्स लगाते हैं और एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं जहां उसे आलमीरा को ले जाना है। तो उसमें क्या होता है? सारे के सारे फोर्सेज एक ही डायरेक्शन में लगते हैं और वो ऐड हो जाते हैं। लेकिन जब इस तरह का कोई केस हो, जैसे आप टग एंड वार गेम, जो रस्सा कस्सी का गेम होता है, दो टीमें होती हैं, एक इस तरफ से रस्सी को खींचती हैं, एक इस तरफ से रस्सी को खींचती हैं। तो उस गेम में अब क्या हो रहा है? एक टीम इधर फोर्स लगा रही है, दूसरी टीम इधर फोर्स लगा रही है। तो आप नोटिस करते हो दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। अब जीतेगा कौन? जीतेगा वही जो टीम ज़्यादा फोर्स लगा रही होगी, क्योंकि रिजल्टेंट क्या होगा? दोनों तरफ के फोर्स का माइनस, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगला टॉपिक हमारा है थ्रस्ट। When we apply force in a direction perpendicular to a given surface area, we call it as thrust. देखिए, यूं तो कहें तो थ्रस्ट और फोर्स दोनों एक ही चीज है,
लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस इसमें आ जाता है, देख रहे हैं ये परपेंडिकुलर वर्ड, कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर परपेंडिकुलर अप्लाई किया जाता है तो उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, थ्रस्ट। जैसे यहां देखिए, ये देख रहे हैं परपेंडिकुलर इस सरफेस पर फोर्स अप्लाई किया जा रहा। द फोर्स अप्लाइड ऑन ए सरफेस इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज नोन एज थ्रस्ट। और थ्रस्ट की यूनिट भी न्यूटन ही होती है, क्योंकि है तो ये फोर्स ही, बस कंडीशन क्या अप्लाइड है कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब फोर्स लगता है तो उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, थ्रस्ट कहते हैं। किसी ऑब्जेक्ट पर अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई फोर्स अप्लाई किया जा रहा है तो उस फोर्स को हम थ्रस्ट कहेंगे। थ्रस्ट और फोर्स दोनों की यूनिट न्यूटन होती है। प्रेशर को डिफाइन करने के लिए थ्रस्ट का यूज किया जाता है। अभी आगे हम प्रेशर के बारे में बात करेंगे। वी हैव जस्ट डिफाइंड प्रेशर इन टर्म्स ऑफ फोर्स। प्रेशर कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अनदर टर्म कॉल्ड थ्रस्ट। प्रेशर को थ्रस्ट के रूप में भी डिफाइन किया जा सकता है। द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। बार बार आपको ये डिफिनीशन इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बात बैठ जाए। फोर्स और थ्रस्ट में वो बेसिक डिफरेंस क्या है। परपेंडिकुलरली टू इट्स सरफेस, फोर्स अगर किसी बॉडी पर परपेंडिकुलरली वर्क कर रहा है तो हम उस फोर्स को क्या कहेंगे, थ्रस्ट। एक्चुअली थ्रस्ट इज द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ ए बॉडी। देखिए यहाँ क्लियर कर रहा है कि थ्रस्ट इज द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ ए बॉडी। तो थ्रस्ट और फोर्स को लेकर कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्लियर है। अब अगर आपको टॉपिक क्लियर हो गया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। आगे बढ़ते हैं। थ्रस्ट के लिए ये बताने के लिए कि फोर्स और थ्रस्ट में कोई बहुत डिफरेंस नहीं है, केवल उस पर्टिकुलर कंडीशन के, इसलिए ये फिर से मैं बता रहा हूं। व्हेन ए बॉडी इज प्लेस्ड ऑन ए सरफेस द वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स डाउनवर्ड एंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉडी ऑन द सरफेस इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। भाई वेट क्या होता है, फोर्स ऑफ ड्यू टू द ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट। तो जो फोर्स है, वेट है ऑब्जेक्ट का, वो नीचे की ओर काम कर रहा है और वही वेट उस फोर्स के बराबर है जो कि बॉडी उस सरफेस पर एग्जर्ट कर रही है, अप्लाई कर रही है। ठीक है, तो जो वेट होगा ऑब्जेक्ट का वो परपेंडिकुलरली तो नीचे की तरफ काम कर रहा है। टोटल फोर्स एग्जर्टेड बाय बॉडी परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज नोन एज थ्रस्ट। इसीलिए थ्रस्ट कहा गया। यहां वेट इज आल्सो फोर्स बताया गया है आपको ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में भी कि द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, द फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ अर्थ एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज नोन एज वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जब ऑब्जेक्ट को हम किसी सरफेस पर रखें तो उसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में काम कर रहा है, और जो फोर्स बॉडी द्वारा एग्जर्ट किया गया सरफेस पर वो उस वेट के बराबर ही तो होगा। कंसीडर ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ मास 2 kg लाइंग ऑन द ग्राउंड। ठीक, रखा हुआ है 2 kg मास का कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड पर, तो थ्रस्ट कितना हुआ। द थ्रस्ट ऑन द सरफेस ऑफ द ग्राउंड ड्यू टू ब्लॉक इज इक्वल टू वेट ऑफ द ब्लॉक। जितना वेट होगा ऑब्जेक्ट का वही तो उस पर परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई हो रहा है सरफेस पे। तो थ्रस्ट इज इक्वल टू थ्रस्ट ऑन द सरफेस इज इक्वल टू वेट ऑफ द ब्लॉक इज इक्वल टू mg। वैल्यू रख दीजिए, जो भी वैल्यू आएगी 19.6 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या इतना न्यूटन, क्योंकि दोनों का
दोनों की यूनिट क्या है, न्यूटन ही है। फोर्स और थ्रस्ट एक ही चीज है। थ्रस्ट में डिफरेंस क्या आ रहा है, जब फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई होता है तो उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, थ्रस्ट कहते हैं। चलिए प्रेशर पे ध्यान देते हैं थोड़ा। व्हाट डू यू मीन बाय प्रेशर? द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। जब फोर्स यानी थ्रस्ट किसी पर्टिकुलर एरिया पर काम कर रहा है तो उसी थ्रस्ट को हम क्या कहने लगेंगे, प्रेशर। देखिए प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया, यानी इसको आप इस तरह भी बोल सकते हैं, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया या थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। प्रेशर की फार्मूला बता दिया गया आपको, प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया, और यूनिट क्या होता है, पास्कल। एसआई यूनिट जो प्रेशर की होती है पास्कल होती है। तो एक यूनिट और क्या बन सकती है, थ्रस्ट का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यह भी प्रेशर का यूनिट हुआ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि थ्रस्ट का यूनिट हो गया न्यूटन, एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी इसकी यूनिट होती है, और पास्कल तो इसकी यूनिट है ही। ये एक साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने प्रेशर से रिलेटेड टॉपिक्स पर डिस्कशन किया था और डिटेल बताया, समझाया। उनके ऑनर में ये यूनिट दी गई है पास्कल, ठीक है। इसे पा, PA से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 पा इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यू शुड कीप इट इन योर माइंड। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रेशर डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स। जो प्रेशर होता है, प्रेशर 2 बातों पे डिपेंड करता है। कैसे? देखिए प्रेशर 2 बातों पे डिपेंड करता है। पहला फोर्स, थ्रस्ट, मोर फोर्स मोर प्रेशर। देखिए P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F। अगर फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। देख रहे हैं, सीधा सीधा रिलेशन है। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F, यानी फोर्स ज्यादा तो प्रेशर ज्यादा। जितना ज्यादा आप फोर्स बढ़ाते जाएंगे प्रेशर भी उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा, ठीक है। थ्रस्ट जितना बढ़ाएंगे प्रेशर भी बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा एरिया, मोर एरिया लेस प्रेशर। जितना ज्यादा, देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ए की वैल्यू जितना ज्यादा आप करते जाएंगे एरिया, तो पी की वैल्यू उतनी घटती जाएगी। एरिया ज्यादा होने पे प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा। तो ये याद रखना है आपको। P इज इक्वल टू F अपॉन ए, यानी प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया या फोर्स अपॉन एरिया। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया का स्क्वायर। यानी फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर घट जाएगा, एरिया कम होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। उल्टा रिलेशन इन दोनों के बीच है। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और इन दोनों के बीच सीधा रिलेशन है। फोर्स बढ़ेगा प्रेशर बढ़ेगा, फोर्स घटेगा प्रेशर घट जाएगा। यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ पर देखिए दोनों एग्जाम्पल दिखा कर दिया गया है। इनका फोर्स देखिए, ये देखिए ये पर्सन है, ये दोनों पैर इनके ग्राउंड पे हैं। तो जब दोनों पैर ग्राउंड पे है तो ज़्यादा वेट ना इनका काम कर रहा है, फोर्स लग रहा है ग्राउंड पे, तो F ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक। एक पैर इन्होंने उठा लिया, तो अब देखिए यहाँ पे फोर्स कम लगने लगा, थ्रस्ट, तो थ्रस्ट कम लगने लगा, फोर्स F की वैल्यू घट गई, कम हो गई, तो प्रेशर भी कम हो गया, ठीक है। यहाँ पर एरिया का एग्जांपल समझाया गया है। ये देखिए यहाँ एरिया ज़्यादा है, इस आयरन नेल को देखिए, कील को, यहाँ एरिया ज़्यादा है, ठीक। तो जब एरिया ज़्यादा है यहाँ पर, तो एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम लग रहा, ठीक है। दोनों एग्जांपल आप देख के समझ सकते हैं। यहाँ एरिया ज़्यादा है ऊपर, नीचे एरिया कम है, तो जहाँ एरिया ज़्यादा होगा तो उस जगह पे प्रेशर कम लगेगा। जहाँ एरिया कम होगा
उस जगह प्रेशर ज़्यादा लगेगा। तो याद रखिएगा इसको। चलिए और चीज़ें देख लेते हैं इसमें। द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया ऑन एन ऑब्जेक्ट सरफेस, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर यूनिट एरिया में अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, प्रेशर। और फार्मूला आपको अभी पीछे समझाया गया है, फिर भी यहाँ पर मैं इस स्लाइड में भी समझा दे रहा हूँ एक बार। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स की यूनिट न्यूटन, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। तो इससे क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। शॉर्ट फॉर्म में इसे P इज इक्वल टू F/A से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि बुक में दिया हुआ है न्यूटन मीटर -2, मीटर के पावर -2। तो ये -2 कैसे हुआ, ये देखिए डिनोमिनेटर में है, जब इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस वाला साइन क्या हो जाएगा, माइनस। तो वही हो जाता है न्यूटन मीटर पर -2। द यूनिट फॉर प्रेशर इज द पास्कल, 1 पाई इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और 1 किलो पास्कल इज इक्वल टू 1000 पास्कल होता है, बताया गया है आपको। फिर आगे देखिए, वेरिएशंस ऑफ पास्कल्स लॉ। पास्कल लॉ अभी आपको मैं आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जो प्रेशर का फार्मूला है P इज इक्वल टू F/A, इसे हम रीअरेंज कर सकते हैं। F इज इक्वल टू P इंटू A कर सकते हैं, A इज इक्वल टू F अपॉन P कर सकते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये फार्मूला रीअरेंज करना आना चाहिए, ठीक है। P और A मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो P इंटू A हो गया, F इज इक्वल टू, मान लीजिए फोर्स निकालना है तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे। अगर एरिया का हमें कैलकुलेट करना है तो हम F अपॉन P कैलकुलेट कर ये फार्मूला यूज करेंगे। तो इस फार्मूले को हम यूज करेंगे। कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं प्रेशर पर बेस्ड। एप्लीकेशन इन्वॉल्विंग हाई प्रेशर। ए शार्प नाइफ हैज ए वेरी स्मॉल सरफेस एरिया ऑन इट्स कटिंग एज सो दैट हाई प्रेशर कैन बी एक्सर्टेड टू कट द मीट। अब इस फार्मूले से समझने का प्रयास कीजिए। P इज इक्वल टू F/A से, शार्प नाइफ है तो एरिया कम होगा, एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा। तो इसीलिए शार्प नाइफ से कट जाती हैं चीज़ें बड़ी आसानी से। अगर इसी का उल्टा ब्लंट नाइफ हो, उल्टे साइड से नाइफ से काटे तो एरिया ज़्यादा हो जाएगा। एरिया ज़्यादा होगा, भाई मोटा होगा ना नाइफ, तो एरिया ज़्यादा हो गया, एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। इसी तरह कोई कील है, अब देखिए ये कील, नेल्स नीडल एंड पिन्स हैव वेरी शार्प एंड्स विद वेरी स्मॉल सरफेस एरिया। व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड टू द हेड ऑफ ए नेल द प्रेशर विल ड्राइव इट्स शार्प एंड इनटू ए पीस ऑफ वुड इजिली। एरिया कम, देखिए सब एरिया कम है। दीवार पर आप जब उसे आयरन नेल को धंसाने की कोशिश करते हैं तो ये एरिया कम है, तो एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा इजीली, तब वो फिक्स हो जाता है वाल में। इसी तरह जो खिलाड़ी होते हैं, खास करके जो एथलीट्स होते हैं, उनके शूज को देखेंगे तो उसमें स्पाइक्स होती हैं। वो स्पाइक्स क्यों निकली रहती हैं, क्योंकि उनका एरिया बिल्कुल नीडल जैसा स्मॉल एरिया होता है नीचे, तो वो क्या होता है, ग्रिप बनाने के लिए बहुत अच्छा होता है, धंस जाते हैं ज़मीन में। जिससे क्या होता है, देखिए ये दिया है, द स्टड ऑफ द फुटबॉल बूट हैव ओनली ए स्मॉल एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड, द प्रेशर अंडर द एरिया कम तो प्रेशर बढ़ गया, अंडर द स्टड्स इज हाई इनफ फॉर देम टू सिंक इनटू द ग्राउंड, ग्राउंड में धंस जाता है, विच गिव्स एक्स्ट्रा ग्रिप, तो उनको दौड़ने के लिए अच्छा ग्रिप मिलता है और उनकी स्पीड बढ़ती है एथलीट्स के लिए, खिलाड़ियों के लिए, ठीक है। इसी तरह और भी बहुत से एग्जाम्पल हैं। अब और एग्जाम्पल बता दूं जरा आपको, जैसे यहाँ पे देखिए लो प्रेशर कैसे किया जा सकता है। अगर एरिया बढ़ा दें तो प्रेशर अपने आप लो हो जाएगा ना, कैसे, अरे भाई जो सर्फिंग करते हैं, इसके स्काईज जो उस पर आइस पर मूव करते हैं ये, तो ये इनका देख रहे हैं, ये पैडल, ये जो पैड है कितना लंबा है और चौड़ा है, तो एरिया ज़्यादा हो गया
एरिया ज़्यादा होते ही प्रेशर क्या हुआ, रिड्यूस हो गया, और वो आसान नहीं तो ऐसे आप अगर बर्फ पे जाएंगे तो आपके पैर धंसने लगेंगे। इसी तरह जब बर्फ पड़ी रहती है बर्फीले क्षेत्रों में तो बर्फ हटाने का काम जो लोग करते हैं वो लोग एक बूट पहनते हैं जिसका बेस बहुत चौड़ा होता है, इसीलिए चौड़े बेस का बूट पहनते हैं ताकि उनका पैर आइस में बर्फ में धंसता ना चला जाए, क्योंकि बूट का एरिया ज़्यादा हो गया तो प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एरिया ज़्यादा प्रेशर रिड्यूस। उसके बाद ये देखिए ट्रैक्टर, आप देखते होंगे अक्सर व्हीकल्स में डबल वो लगे रहते हैं, व्हील्स लगे रहते हैं, तो उसके रीजन क्या है, उसका रीजन है एरिया को बढ़ाना। डबल व्हील्स लग गए तो एरिया ज़्यादा हो गया, एरिया ज़्यादा हो गया तो प्रेशर कम हो गया, ठीक है। तो इसीलिए रियर व्हील्स ऑफ बसेज एंड ट्रक्स आर यूजुअली डबल, जो उनकी व्हील्स होते हैं वो डबल लगाए जाते हैं। ए ट्रैक्टर मूविंग ऑन सॉफ्ट ग्राउंड हैज वाइड टायर्स, एक तो डबल वाली बात भी, और ट्रैक्टर वगैरह के जो व्हील्स होते हैं वो वाइड होते हैं, चौड़े होते हैं। चौड़ा होगा तो क्या होगा, एरिया ज़्यादा होगा। देखिए व्हील्स चौड़े होंगे तो उसका एरिया ज़्यादा होगा, एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा, जिससे वो मिट्टी में धंसेगा नहीं और आसानी से आगे बढ़ जाएगा। आपका स्कूल बैग आपने देखा होगा, जो स्कूल बैग होता है उस स्कूल बैग को आप अगर पतली स्ट्रिप है तो उसे टांगिए अपने शोल्डर्स पर तो बहुत दर्द होने लगता है, और ए वाइड शोल्डर पैड ऑफ ए हैवी बैग विल रिड्यूस द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द शोल्डर ऑफ द पर्सन कैरिंग द बैग। इसीलिए आप देखते हैं आजकल चौड़े पट्टी वाली बैग्स आते हैं, ये स्ट्रिप चौड़ी होती है, या यहाँ कंधे पर जो स्ट्रिप आती है उसको चौड़ा कर दिया जाता है उतनी दूर ताकि एरिया ज़्यादा हो जाए। स्ट्रिप का एरिया कंधे पर ज़्यादा हो गया तो जब एरिया ज़्यादा हो गया तो प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह हाई राइज बिल्डिंग्स हो गया, डैम्स हो गया, आप जाके देखिए जो फ्लाईओवर वगैरह बनते हैं तो फ्लाईओवर में बीच में पतला रहता है, ठीक, ऊपर बेस चौड़ा कर देते हैं, नीचे भी जमीन के अंदर बेस चौड़ा होता है। इसी तरह जब घर बनता है तो घर में जो पिलर्स दिए जाते हैं तो पिलर्स को आप देखेंगे ना, पिलर काफ़ी चौड़ाई में दिया जाता है, एरिया बढ़ा दिया जाता है ताकि जब घर के ऊपर बनाते चले जाएं, छत वगैरह पिलर पर पड़ेगी तो उसका प्रेशर रिड्यूस हो जाए, क्योंकि एरिया ज़्यादा है नीचे, तो एरिया ज़्यादा होने पे क्या होगा, प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। बड़े बड़े ब्रिज, बिल्डिंग्स और जो है डैम वगैरह जो बनते हैं उन सब का बेस चौड़ा कर दिया जाता है, इसीलिए ताकि बेस चौड़ा होगा तो एरिया चौड़ा हो गया, ज़्यादा हो गया, एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। और भी बहुत से आपने देखा होगा रेलवे ट्रैक पर दोनों जो लोहे के ट्रैक्स होते हैं उनके नीचे जो है लकड़ी के या पत्थर के स्लीपर्स रखे होते हैं या लोहे के स्लीपर्स रखे होते हैं, तो उसका रीज़न यही होता है ताकि एरिया को बढ़ाना। उसके नीचे जब उस पे से ट्रेन पास होती है तो क्या हुआ, अब चूंकि केवल उन दो ट्रैक्स पर से ही पास होती है ट्रेन, लेकिन उसके नीचे जब वुडन ब्लॉक या आयरन ब्लॉक रख दिया जाता है स्लीपर्स तो एरिया बढ़ जाता है। एरिया बढ़ जाने से प्रेशर ट्रेन के द्वारा जो पटरियों पे प्रेशर पड़ रहा वो रिड्यूस हो जाता है। बड़े बड़े टैंक्स और बुलडोजर को आप देखे होंगे, उसमें चैन्स लगे रहते हैं, जो सेना का टैंक होता है उसमें नहीं देखते हैं चैन लगा रहता है उसकी जगह, व्हील की जगह, और वो चैन पे चलती हैं व्हीकल्स। तो वो चौड़ी चैन्स क्यों लगाई जा रही हैं, उसके रीजन पीछे यही है क्योंकि टैंक्स बहुत भारी होते हैं तो वो उनका वेट ज़्यादा होगा, यानी फोर्स ज़्यादा होगा उनके द्वारा ग्राउंड पे लग रहा, वेट ही तो फोर्स होता है। तो अब कैसे उसको भाई कम किया जाए प्रेशर को, नहीं तो वो धंस जाएंगे, तो उनमें चौड़ी पट्टी के बेल्ट लगा दी जाती है ताकि एरिया ज़्यादा हो जाए। एरिया ज़्यादा होने से प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से वो बड़ी आसानी से आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो इस तरह से आप समझ चुके होंगे, कई एग्जाम्पल मैंने दिया। एक एग्जाम्पल और जनरल लाइफ का भी मैं देना चाहता हूँ, ये सब भी जनरल लाइफ से रिलेटेड है।
और भी कुछ एग्जाम्पल आप जान लीजिए, यहाँ दिया है, आप पढ़ सकते हैं। कि जैसे आप देखे होंगे कैमल, इतना बड़ा एनिमल, उसे कहा जाता है रेगिस्तान का जहाज। मतलब बालू वाले क्षेत्र में, सैंड वाले एरिया में भी वो दौड़ते इतने तेज हैं कि उनको उड़ता हुआ कहा जाता है। तो जबकि भाई बालू में तो, सैंड में तो पैर धंस जाना चाहिए, हमारा आपका पैर धंस जाता है। तो उसके पीछे रीजन ये है कि जो कैमल होता है, अगर आप उसके पैर को देखें तो उसके पैर का बेस चौड़ा होता है। चौड़ा होने की वजह से उसका एरिया ज़्यादा हो गया, पैर के बेस का एरिया ज़्यादा होने से प्रेशर कम लगता है सैंड पर, जिससे वो धंसता नहीं है। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। यहाँ पे देखिए इसका पैर चौड़ा है, ज़्यादा एरिया कवर कर रहा, तो इसीलिए प्रेशर कम लग रहा है। इसी तरह इसको भी देख सकते हैं आप, इसके भी हाथ और पैर का एरिया ज़्यादा है, तो ये प्रेशर कम एग्जर्ट कर रहा होगा। बाकी आपको समझाया हूँ। एक और एग्जांपल आप समझिए। कभी अगर मान लीजिए ऐसी घटना हो गई कि आप कहीं जंगल में गए हैं, घूमने फिरने कहीं गए हैं, और कहीं कोई मार्सी एरिया है, दलदल है, और वहाँ पर आप बाई चांस जो है उस दलदल में फंस गए। अब आप फंस गए हैं तो अब तो आप मदद के लिए चिल्लाएंगे ही, भाई बचाओ बचाओ। लेकिन कोई आ ही जाए तुरंत, ये ज़रूरी नहीं है। तो अब डिपेंड करता है कि आप कितने देर तक उस दलदल में नहीं डूबते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि आप दलदल में इस तरह सीधे मत खड़े रहिए। सीधे खड़े रहेंगे तो देखिए आपके पैर का बेस एरिया कम है, एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, आप धीरे धीरे दलदल में, मार्स में डूबते चले जाएंगे। तो आप क्या कीजिए, अपने शरीर को बेंड करने की कोशिश कीजिए, लेटाने की कोशिश कीजिए दलदल में। जैसे जैसे आप लेटाने की कोशिश करेंगे, ये देखिए जैसे इस तरह खड़े हैं आप अगर, तो एरिया कम है, एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, आप धंसते चले जाएंगे। और वहीं आप जरा सा लेटने का प्रयास करें या लेटने की कोशिश करें उस दलदल में, तो अब देखिए एरिया ज़्यादा हो गया, दलदल के कांटेक्ट में आपका एरिया ज़्यादा आ गया बॉडी का, तो एरिया ज़्यादा हो गया, प्रेशर कम हो गया। अब आपके डूबने का, धंसने का रेट, टाइमिंग घट गया। अब आपको ज़्यादा समय मिलेगा शोर मचाने का, मदद बुलाने का। और अगर आप इस तरह से रहेंगे तो ज़्यादा जल्दी आप डूब सकते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पे प्रेशर और एरिया का रोल, तो ये भी होता है कभी कभी। तो आप जानते रहिए। कुछ एक्टिविटीज़ आपके बुक्स में दी होंगी सोप वाला, कि सोप के ऊपर अगर सीधा इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट रख कर उसके ऊपर बुक रख दी है तो ये ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेगा, और इस तरह से रख कर अगर बुक रखेंगे तो ये कम प्रेशर एग्जर्ट करेगा। समझाने के लिए आपको इस तरह की एक्टिविटी बुक में दी हुई है, आप देखिए, घर पर करने का भी प्रयास कीजिए। प्रेशर और फोर्स में डिफरेंस थोड़ा सा बता देता हूँ। ए पुश और पुल इंक्लूडिंग वेट इन ए सर्टेन एरिया, भाई पुश और पुल ही है प्रेशर भी, लेकिन एक पर्टिकुलर एरिया में वो काम कर रहा है, यूनिट एरिया पर लग रहा है, तो उस पुश या पुल को, उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, प्रेशर। और यूं ही अगर आप अप्लाई किए हुए हैं भाई फोर्स एंड प्रेशर, फोर्स अप्लाई किए हुए हैं तो पुश और पुल को तो फोर्स कहते हैं, आप जान ही रहे। प्रेशर की यूनिट क्या है, प्रेशर को कैलकुलेट करने का फार्मूला है P इज इक्वल टू एफ बाई ए, और फोर्स कैलकुलेट करने का तरीका है F इज इक्वल टू एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, यहाँ पे थ्रस्ट अपॉन एरिया। यूनिट प्रेशर की क्या है, ये पार या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ फिगर से भी समझाने की कोशिश की गई है। एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया में आप फोर्स लगा रहे हो यहाँ, और यहाँ पूरे पूरे बॉक्स पर आप फोर्स लगा रहे हो, पूरा बॉक्स मूव कराना चाह रहे हो। जब वाल पे हम कील धसाते हैं तो एक पर्टिकुलर एरिया में ना कील धसाते हैं कि पूरी वाल गिरा देते हैं, तो वो जो पर्टिकुलर एरिया में जो फोर्स हमने लगाया उसको हम कहेंगे प्रेशर। और पूरी वाल को अगर आप पुश कर रहे हो, पूरे बॉक्स को पुश कर रहे हो, तो उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, फोर्स। ठीक है, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई वीडियोज आसानी से मिलती रहें। थैंक यू।